नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप में हरित और स्व ऊर्जा संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षा बल के लिए 70,500 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी पीएम के एक अध्ययन पत्र के मुताबिक डेटा एकत्रण विधियों में दोष के कारण वैश्विक डेटा असंगत होते हैं। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए। प्रोजेक्ट लॉयन में गुजरात के बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारतीयों ने 6G तकनीक के लिए 100 पेटेंट प्राप्त किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान लक्षद्वीप में हरित और स्व ऊर्जा संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा। इसके एक बार परिचालित हो जाने के बाद ये संभवतः विश्व का पहला विलवणीकरण संयंत्र होगा जो समुद्री जल को पेयजल में बदलने के साथ साथ संयंत्र को बिजली की आपूर्ति भी करेगा। वर्तमान विलवणीकरण संयंत्र डीजल जनरेटर सेट द्वारा संचालित होते हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है और साथ ही द्वीप में डीजल पहुंचाने से संयंत्र संचालन की लागत भी बढ़ जाती है। एनआईओटी ने लक्षद्वीप के 6 द्वीपों में निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए हैं। एक एलटीटीडी यानी निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण उत्तरी चेन्नई में भी स्थापित किया गया है। विलवणीकरण समुद्री जल या मुहाने के खारे पानी से ताजा जल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण प्रक्रिया के तहत गर्म सतही समुद्री जल को निम्न दाब पर आंशिक रूप से वाष्पीकृत किया जाता है। इसके बाद वाष्प को ठंडे गहरे समुद्री जल के साथ संघनित किया जाता है। ठंडा जल गर्म जल को संघनित करता है और वैक्यूम पंपों का उपयोग करके गर्म जल के दाब को कम किया गया होता है। संघनित जल लवण और संदूषकों से मुक्त होता है और ये पेयजल के लिए उपयुक्त होता है। अब गर्म जल के दाब को कम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा डीजल से प्राप्त करने की बजाय ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन तकनीक से उत्पन्न की जाएगी। जबकि पहले ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डीजल संचालित वैक्यूम पंपों का उपयोग किया जाता था। निम्न तापीय थर्मल विलवणीकरण संयंत्र के लाभ ये हैं कि इसमें समुद्री जल के उपचार से पहले और बाद की प्रक्रियाओं में किसी भी रसायन की जरूरत नहीं होती है। इससे प्रदूषण की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से स्वदेशी, मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल है। एनआईओटी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये संस्था एलटीटीडी संयंत्रों के डिजाइन, विकास, प्रदर्शन और शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के लिए 70,500 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डीएसी ने रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 की खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के तहत पूंजीगत अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है। खरीद भारतीय आईडीडीएम स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित की श्रेणी है। आवश्यकता की स्वीकृति जटिल रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला कदम है। ये अनिवार्य रूप से अंतिम ऑर्डर नहीं हो सकता। जिन उपकरणों या हथियारों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है उनमें भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम शामिल हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ वेपन जिन्हें SU-30 MKI विमान के साथ एकीकृत किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए हाई मोबिलिटी एंड गन टोइंग व्हीकल आदि शामिल हैं। वहीं भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 आदि शामिल हैं। डीएपी 2020 रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और स्वदेशी हथियारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई थी। डीएपी 2020 ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 का स्थान लिया है। खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी के तहत खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी एक भारतीय विक्रेता से उत्पादों की खरीद के बारे में है। हालांकि ऐसे उत्पाद में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और साथ ही ये मात्रा आधार अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर होनी चाहिए। आधार अनुबंध मूल्य का मतलब है कर और शुल्क को हटा करके कुल अनुबंध मूल्य। इसमें जो प्राथमिकता श्रेणी है उसके तहत जो सबसे पहली श्रेणी है उसमें खरीद भारतीय आईडीडीएम श्रेणी को शामिल किया जाता है। इसमें स्वदेशी डिजाइन 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। वहीं खरीद भारतीय श्रेणी के तहत 50% या उससे ज्यादा के स्वदेशी डिजाइन होने चाहिए। तीसरी श्रेणी है खरीद और निर्माण भारतीय के तहत
इसमें निर्माण खंड का 50% या इससे ज्यादा तथा निर्दिष्ट सीमा, गहनता और विस्तार के अनुसार विदेशी विक्रेताओं से महत्वपूर्ण तकनीकों का हस्तांतरण होना चाहिए। वहीं खरीद वैश्विक भारत में विनिर्माण श्रेणी के तहत 50% या इससे ज्यादा होना चाहिए। खरीद वैश्विक श्रेणी के तहत विदेशी विक्रेता, शून्य भारतीय विक्रेता, ये 30% या इससे ज्यादा होना चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM के एक अध्ययन पत्र के मुताबिक डेटा एकत्रण विधियों में दोषों के कारण वैश्विक डेटा असंगत होते हैं। EAC-PM द्वारा जारी अध्ययन पत्र का शीर्षक रिवर्सिंग द गेज, री-एग्जामिनिंग एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये पत्र ये रेखांकित करता है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद कई अंतर्राष्ट्रीय संकेतकों पर भारत के खराब प्रदर्शन की वजह वैश्विक डेटा एकत्रण विधियों की खामियों को उजागर करने के लिए अध्ययन पत्र में 3 प्रमुख संकेतकों का उदाहरण दिया गया है। इससे पहले भी EAC-PM ने कई वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारणों को उजागर किया था। तब EAC-PM ने लोकतंत्र, प्रेस स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिपरक मुद्दों को अपना विषय बनाने वाले राय आधारित सूचकांकों की खामियों को रेखांकित किया था। वहीं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसमें विकास संकेतक हैं बाल ठिगनापन, यानी कि आयु के हिसाब से कम लंबाई। इसके जारीकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO के विकास के मानकों के आधार पर भारत का राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो NFHS 2019-21 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन का प्रतिशत 35.5% था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.3% और शहरी क्षेत्रों में 30.1% था। अब इस उपयोग की गई डेटा एकत्रण विधि और मानकों की खामियों की बात करें तो यहाँ वन साइज फिट्स फॉर ऑल दृष्टिकोण को अपनाया गया है, यानी कि यदि देश के स्थानीय विकास चार्ट का उपयोग किया जाए तो ठिगनेपन का स्तर 24% से भी कम हो जाता है। अगला संकेतक है महिला श्रम बल भागीदारी दर। ये है कुल कामकाजी आयु आबादी, यानी कि 15 से ज्यादा उम्र वाली नियोजित और बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत। इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नवीनतम 2022 के अनुमानों के मुताबिक भारत में ये दर 24% है, जो भारत को विश्व के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल करता है। अब इस डेटा में खामियां ये हैं कि ILO ने 2012 में अपनी प्रश्नावली डिजाइन में खामियों की पहचान की थी। इसके बावजूद भी इसका अनुमान भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से कम है। ये ILO के मानकों को कमतर करता है। अगला संकेतक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यदि वर्तमान मृत्यु दर में परिवर्तन नहीं होता है तो एक नवजात के औसतन कितने समय तक जीवित रहने की आशा की जा सकती है। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग। 2021 में ये 67.24 वर्ष था, हालांकि 2019 में ये 70.91 वर्ष था। अब ये जीवन प्रत्याशा के संबंध में जो आंकड़े हैं उसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ अवधारणा से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। जैसे कि पहले से ही ये मानकर चला जा रहा है कि आज के शिशुओं को कोविड-19 प्रभावित करेगा। यही बात नहीं है, बल्कि WHO के उस अनुमान को भी आधार बनाया गया है जिसमें भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर 4.7 मिलियन बताया गया था। अगला टॉपिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। राज्यों को ये धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। 8 भागों को शामिल करने वाली इस योजना की कुल परिव्यय राशि 1.3 लाख करोड़ रुपए है। राज्यों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की घोषणा पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई थी। वाहन स्क्रैपिंग नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू हुई है। इसका उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का पर्यावरण अनुकूल तरीके से चरणबद्ध रूप से उपयोग बंद करने के लिए एक तंत्र बनाना है। वाहन स्क्रैपेज नीति की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो निजी वाहनों का 20 साल के बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरा होने पर फिटनेस टेस्ट करने का प्रावधान किया गया है। वाहनों की पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्क्रैप किए गए वाहनों से मूल्य की प्राप्ति में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा वाहन स्क्रैपिंग उद्योग को औपचारिक रूप देने के लिए सार्वजनिक एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो वाहन अनुपयुक्त हो चुके हैं ऐसे वाहनों को बदलकर ईंधन दक्षता प्राप्ति, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस योजना के तहत राज्यों को यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूनिटी मॉल की अवधारणा को बजट 2023-24 में प्रस्तुत किया गया था। यूनिटी मॉल राज्य के एक जिला एक उत्पाद, भौगोलिक संकेतक उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के प्रति समर्पित होंगे। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना। भाग 1 के तहत राज्यों की हिस्सेदारी के अनुपात में कर हस्तांतरण। भाग 2 के तहत पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को आर्थिक प्रोत्साहन देना। भाग 3 के तहत शहरी नियोजन में सुधार करना। भाग 4 में शहरी स्थानीय निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए ऋण चुकाने में सक्षम बनाने के लिए उनमें वित्तीय सुधार करना। भाग 5 के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन के ऊपर या इसके एक भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास का निर्माण करना। इसके अलावा भाग 6 में यूनिटी मॉल का निर्माण करना। भाग 7 में बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय तथा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना। और भाग 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी की गई CSS यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना निधियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन देना है। प्रोजेक्ट लॉयन में गुजरात के बरदा को एशियाई शेरों के दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया गया है। गुजरात सरकार ने बरदा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरे अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया है। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जहां इस बड़ी बिल्ली की संख्या ज्यादा हो गई है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शेरों को बरदा में स्थानांतरित करने की सिफारिश लॉयन एट 2047 अमृत काल के लिए विजन शीर्षक वाली रिपोर्ट में की गई थी। ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की थी। बरदा में मालधारी समुदाय भी निवास करता है। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई स्थितियों की वजह से शेरों की आबादी को विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जैसी बीमारियों की स्थिति में है। शिकार की संख्या में अप्रत्याशित कमी हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति आई है। प्रतिशोधात्मक वध की वजह से भी इनकी संख्या में कमी आई है। अब प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात में एशियाई शेरों के भूपरिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना की गई है और इसके लिए संरक्षण और पर्यावरण विकास को एकीकृत किया जाएगा। इसे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर 2020 में शुरू किया गया था। एशियाई शेर केवल भारत में पाए जाते हैं। गुजरात में इनके 5 संरक्षित क्षेत्र हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मितियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य इनमें शामिल हैं। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं और IUCN की लाल सूची में इन्हें एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे हैं। अफ्रीकी शेर IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। लॉयन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल। इसमें शेरों के पर्यावास को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना, संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, भारत को बड़ी बिल्लियों के रोग के निदान और उपचार का एक वैश्विक केंद्र बनाना और प्रोजेक्ट लॉयन जैसी पहलों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि भारतीयों ने 6G तकनीक के लिए 100 पेटेंट प्राप्त किए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और शिक्षाविदों ने 6G तकनीक के लिए 100 पेटेंट हासिल किए हैं। पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिया गया अनन्य अधिकार होता है। ये कुछ करने का एक नया तरीका है या किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। ये एक राज्य क्षेत्रीय अधिकार है। इसके तहत पेटेंट धारक घरेलू कानून की मदद से अपने उत्पाद या आविष्कार के वाणिज्यिक दुरुपयोग को रोक सकता है। भारत में पेटेंट भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा प्रशासित होता है। 6G 5G का नवीनतम संस्करण है। इसमें अधिक गति और कम विलंबता के साथ साथ उच्च आवृत्ति का उपयोग करने की क्षमता भी है। 5G मोबाइल संचार नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है। इसे कम विलंबता और वायरलेस सेवाओं के अधिक लचीलेपन के साथ अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 5G नेटवर्क स्थापित करने में बढ़त हासिल कर ली है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक 200 शहरों को 5G के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक इसे 397 शहरों में लॉन्च किया जा चुका है। मानदंडों के आधार पर अगर हम 5G और 6G इनके स्पेक्ट्रम्स को देखें तो 5G में सब 6 गीगाहर्ट्ज और इससे ज्यादा यानी कि 24.25 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति पाई जाती है। वहीं 6G में सब 6 गीगाहर्ट्ज और 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज तक की आवृत्ति पाई जाती है। डेटा की उच्चतम गति की बात करें तो 5G में 20 Gbps तक की स्पीड पाई जाती है। वहीं 6G में 1000 Gbps तक की स्पीड है। लेटेंसी यानी कि प्रसारण और प्राप्ति में विलंब की बात करें तो 5G में कोई भी इंफॉर्मेशन 5 मिलीसेकंड तक पहुंच जाती है, जबकि 6G में ये 1 मिलीसेकंड में ही पहुंच जाएगी।
और वहीं महत्व के मानदंड से देखें तो 5G का अपना महत्व है। ये क्लाउड गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि को अपनाने को बढ़ावा देती है। वहीं 6G हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस आदि को सपोर्ट करती है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ENWRs यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स। ENWRs के बदले वित्त प्रदान करने के लिए भंडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण और पंजाब नेशनल बैंक ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ENWRs को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को बड़ी संख्या में खरीदारों तक पहुंच प्रदान करने में मदद करना है। NWR प्रणाली को 2011 में लॉन्च किया गया था। ये प्रणाली भंडागार में भंडारित वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करती है। इन रिसिप्ट्स को नेगोशिएबल रूप में जारी किया जाता है। इससे इनका उपयोग जमानत के रूप में किया जा सकता है। भंडागार विकास एवं विनियामक प्राधिकरण NWR को भंडागार विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार लागू करता है। डीजी यात्रा। नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डीजी यात्रा प्रक्रिया में यात्रियों के व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य सूचना डेटा को केंद्रीय स्तर पर भंडारित नहीं किया जाता है। साथ ही सभी यात्रियों के डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है और उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में संग्रहित किया जाता है। डीजी यात्रा की शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय और डीजी यात्रा फाउंडेशन ने की थी। डीजी यात्रा की कल्पना हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये कागज रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके उपयोग से हवाई अड्डे पर कई चेक पॉइंट्स पर बार बार पहचान की जांच से बचा जा सकता है। डीजी यात्रा स्वैच्छिक है। डीजी यात्रा के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। कनेक्टेड पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को जोड़ना, कनेक्टेड फ्लाइंग यानी कि उड़ानों को जोड़ना, कनेक्टेड सिस्टम्स और कनेक्टेड एयरपोर्ट्स। अगला टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। GTI का 10वां संस्करण सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। GTI आतंकवाद में वैश्विक रुझानों और पैटर्न को कवर करता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। उसके बाद बुर्किना फासो और सोमालिया का स्थान है। भारत 13वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 6ठे स्थान पर है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी हैं। इसके बाद अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जमात नुसरत इल इस्लाम वल मुसलमीन का स्थान है। जलवायु परिवर्तन आतंकवादी समूहों को धन जुटाने, प्रचार प्रसार करने और लोगों की भर्ती करने में मदद कर रहा है। अभ्यास सी ड्रैगन 2023। ये एक समन्वित बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और कोरिया गणराज्य की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। जोजिला दर्रा। सीमा सड़क संगठन ने रिकॉर्ड 68 दिनों में वाहनों के आवागमन के लिए श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर स्थित जोजिला दर्रे को फिर से खोल दिया है। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ये समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये लद्दाख को श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाला एक सामरिक संपर्क बिंदु है। लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये सुरंग 14.15 किलोमीटर लंबी है। एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। इसके अलावा 2 दिशाओं में खुलने वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी होगी। अग्निवीर। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्तियों में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। मंत्रालय ने इससे पहले सीमा सुरक्षा बल में भी भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए समान कोटा अधिसूचित किया था। इससे भूतपूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस कदम से अर्धसैनिक बलों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें रिक्तियों को भरने के लिए प्रशिक्षित कर्मी प्राप्त होंगे। अग्निपथ मॉडल के अंतर्गत युवाओं को 6 महीने के प्रशिक्षण सहित 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भर्ती की जाएगी। भर्ती होने वाले ऐसे सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों के रूप में भर्ती किए गए युवाओं के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। सेवा निधि पैकेज के तहत उन्हें सेवा पूरी होने पर अंशदान और ब्याज सहित उन्हें 11,71,000 रुपए प्राप्त होंगे। ये राशि आयकर से मुक्त होगी।
MQ-9 रीपर। अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी जेट विमानों में उसके MQ-9 रीपर ड्रोन को काला सागर क्षेत्र में नष्ट कर दिया गया है। इसे अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक ने निर्मित किया है। MQ-9 रीपर ड्रोन टर्बोप्रॉप संचालित तथा बहु मिशन वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है। इसे प्रेडेटर बी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी करने और हमले करने के लिए किया जा सकता है। MQ-9 रीपर की विशेषता ये है कि ये 240 नॉट्स की गति से और 1746 किलोग्राम पेलोड के साथ 27 घंटे से ज्यादा समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर रह सकता है। मिशन सहभागिता। इसे वर्ष 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के स्वस्थ और प्रभावी रूप से प्रबंधित नेटवर्क का संचालन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में ये समाज के स्वामित्व वाले दृष्टिकोण को सक्षम करेगा। इसमें समुदाय अग्रिम पंक्ति में अग्रणी भूमिका में होंगे। नीरू नदी। चेनाब जलग्रहण क्षेत्र की नीरू नदी में यूरेशियन ऊदबिलाव को देखा गया है। यूरेशियन ऊदबिलाव को फ्लैगशिप प्रजाति और गुणवत्ता वाले जलीय पर्यावास का संकेतक माना जाता है। IUCN में इसकी स्थिति नियर थ्रेटन्ड की है। नीरू एक 12मासी नदी है। ये कैलाश झील से निकलती है। ये चेनाब की एक सहायक नदी है। कलनाई और सेवा चेनाब की अन्य बड़ी सहायक नदियां हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।